Welcome everyone. This is lecture 50 of business law and we are discussing contracts of indemnity and guarantee जिसमें हमारा contract of indemnity is complete and our ongoing topic is contract of guarantee. Contract of guarantee में हम guarantee का meaning and types of guarantee already discuss कर चुके हैं and हमारा आज का topic है liability of a surety. जो surety है guarantor है उसकी liability क्या रहती है। देखिए ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो तभी अराइज होगी जब प्रिंसिपल डेटर अपना कर्तव्य पूरा ना कर पाए। जो प्रॉमिस प्रिंसिपल डेटर ने किया है यदि वो प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर पाता, अपना उधार नहीं चुका पाता या अपना कार्य नहीं कर पाता, उसी केस में श्योरिटी का जो कर्तव्य है वो शुरू होता है। यदि प्रिंसिपल डेटर अपना कर्तव्य पूरा कर दे, अपना प्रॉमिस पूरा कर दे, कहा गया एक्ट जो है वो पूरा कर दे, तो जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी शुरू नहीं होती है। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कब शुरू होती है? जब प्रिंसिपल डेटर अपना पार्ट पूरा नहीं कर पाता। इसी वजह से जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है उसको सेकेंडरी लाइबिलिटी माना जाता है। क्यों माना जाता है सेकेंडरी लाइबिलिटी? क्योंकि श्योरिटी की लाइबिलिटी तभी शुरू होती है जब प्रिंसिपल डेटर अपना काम पूरा नहीं कर पाता। यहाँ पर अगर देखें तो मुख्य लाइबिलिटी किसकी है? प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की मानी जाती है और जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है दैट इज सेकेंडरी लाइबिलिटी। अब अगर हम लाइबिलिटी में ही आगे पॉइंट्स अगर बाइफरकेट करने की कोशिश करें, वी हैव टू पॉइंट्स इन द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। द फर्स्ट वन इज कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है दैट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। नाउ व्हाट इज को एक्सटेंसिव? को एक्सटेंसिव का मतलब है कि श्योरिटी की उतनी ही लाइबिलिटी मानी जाएगी जितनी कि प्रिंसिपल डेटर की है। प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी से ज्यादा श्योरिटी को कुछ भी पे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, राम क्रेडिटर है, महेश इज द प्रिंसिपल डेटर। राम ने गुड सेल करे हैं महेश को और महेश ने पेमेंट करनी है गुड्स के लिए। यहाँ पर जो हरी है वो श्योरिटी है जो कि गारंटी देता है कि जो महेश है वो गुड्स की पेमेंट राम को कर देगा। इसके लिए ये गारंटर स्टैंड करता है। यहाँ पर जो हरी की गारंटी है वो राम की लाइबिलिटी, जो हरी ने लाइबिलिटी श्योरिटी दी है राम को कि महेश द्वारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी पेमेंट हो जाएगी। महेश के पेमेंट ना करने पर, यदि ये जो महेश है यदि ये पेमेंट नहीं करता राम को, तो हरि को ना सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट देना पड़ेगा बल्कि महेश द्वारा पेबल यदि कोई इंटरेस्ट, ब्याज, यदि महेश ने कोई ब्याज पे करना है राम को या कोई और अमाउंट लेट फीस के लिए पे करना है राम को, तो उसके लिए भी लायबल होगा। जितनी लाइबिलिटी महेश की बनेगी उतनी ही लाइबिलिटी के लिए जो हरी है वो लाइबल होगा टू द क्रेडिटर। नोट देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि प्रिंसिपल डेटर माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है, दैट मीन्स अगर प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, वो या तो माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे में जो प्रिंसिपल डेटर है उसे प्रिंसिपल डेटर नहीं माना जाएगा। ऐसे में श्योरिटी ही प्रिंसिपल डेटर बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि प्रिंसिपल डेटर जिसके साथ क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है यदि वो प्रिंसिपल डेटर माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे में जो श्योरिटी है उसी को प्रिंसिपल डेटर मान लिया जाएगा और उसकी जो लाइबिलिटी है वो मुख्य लाइबिलिटी बन जाएगी। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो उतनी ही मानी जाएगी जितनी की प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है। दैट इज प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी के साथ को एक्सटेंसिव रहेगी श्योरिटी की लाइबिलिटी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो तभी स्टार्ट होती है जब प्रिंसिपल डेटर के पार्ट पर डिफॉल्ट होता है। जब प्रिंसिपल डेटर अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाता उसी टाइम पे श्योरिटी की लाइबिलिटी की शुरुआत होती है, उससे पहले नहीं।
चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब हमारा इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, की जो लाइबिलिटी जो श्योरिटी है वो अपनी लाइबिलिटी से कब मुक्त हो जाता है, कब आजाद हो जाता है श्योरिटी अपने लाइबिलिटी से। ये 10 केसेस हैं जहां पर श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है। पहला, नोटिस ऑफ रेवोकेशन, नोटिस देकर वो क्रेडिटर को नोटिस दे दे कि भाई आने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए मैं गारंटी नहीं देता, मैं अपनी गारंटी को खत्म करता हूँ, रद्द करता हूँ, नोटिस देकर। सेकंड, यदि श्योरिटी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, उस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तीसरा, यदि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों में कुछ भी बदलाव आता है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। फोर्थ इज व्हाट, जब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाए, मुक्त हो जाए, जब प्रिंसिपल डेटर ही मुक्त हो गया तो श्योरिटी की लाइबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यदि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में आपस में कोई एग्रीमेंट हो जाता है जिस बारे में श्योरिटी को नहीं मालूम, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव इन टोटल 10 पॉइंट्स हियर, जिसमें कि हम कुछ पॉइंट्स कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में कर चुके हैं। सो एक काम करते हैं, एक एक करके इन सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट जहां पर श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है इज बाय गिविंग द नोटिस ऑफ रेवोकेशन। नाउ व्हाट इज नोटिस ऑफ रेवोकेशन? रेवोकेशन का मतलब है रद्द करना, खत्म करना। मैं अपनी गारंटी को खत्म करता हूँ, जो गारंटी मैंने दी दी थी आपको, मैं उस गारंटी को खत्म करता हूँ, दिस इज द नोटिस ऑफ रेवोकेशन। लेकिन नोटिस ऑफ रेवोकेशन की चर्चा भी हम दो पार्ट्स में करेंगे, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के केस में एंड स्पेसिफिक गारंटी के केस में। देखिए, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के केस में आप नोटिस दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक गारंटी के केस में आप अपनी लाइबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पेसिफिक गारंटी की बात करें, स्पेसिफिक गारंटी का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, व्हाट इज स्पेसिफिक गारंटी? जब आप किसी एक निर्धारित उधार के लिए या किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी देते हैं, उसे आप स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। एंड व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी? कंटिन्यूइंग गारंटी इज जब आप कई ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी देते हैं, दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। सो यदि हम स्पेसिफिक गारंटी की बात करें कि आपने एक उधार या एक ट्रांजैक्शन के लिए यदि गारंटी दी है, वहां पर आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर आप गारंटी दे चुके हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि ए क्रेडिटर है और इसने लोन दिया है टू बी, इस लोन के लिए सी ने गारंटी दी है टू ए कि यदि बी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा। इस गारंटी के ऊपर आधारित ए ने बी को लोन दे दिया। आप ऐसे केस में नोटिस ऑफ रेवोकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी गारंटी के ऊपर आधारित ही ए ने बी को लोन दिया था। जहां पर स्पेसिफिक गारंटी की बात आती है, वहां पे आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन नहीं दे सकते। वहां पर आप गारंटी को खत्म करने का नोटिस नहीं दे सकते, माननीय नहीं होगा। लेकिन यदि हम बात करें कॉन्टिन्यूइंग गारंटी की, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में मैंने आपको क्या बताया था कि आप कई ट्रांजेक्शन्स के लिए गारंटी देते हैं। मान लीजिए आपने 10 ट्रांजेक्शन्स के लिए, आने वाली 10 ट्रांजेक्शन्स के लिए गारंटी दी है और टोटल आपने 1 लाख के अमाउंट के लिए गारंटी दी है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक या दो ट्रांजेक्शन्स हो जाने पर आप गारंटी खत्म करना चाहते हैं, क्या यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं? क्या यहाँ पर आप नोटिस दे सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पर आप नोटिस दे सकते हैं। सेम केस यदि हम पिछले केस की ही बात करें, तो यहाँ पर यदि गारंटी आने वाली 10 ट्रांजेक्शन्स के लिए दी गई है और यदि सी आने वाली ट्रांजेक्शन्स के लिए अपनी गारंटी खत्म करना चाहता है, तो वो नोटिस ऑफ रेवोकेशन देकर अपनी गारंटी को खत्म कर सकता है। सो नोटिस ऑफ रेवोकेशन द्वारा यदि आप गारंटी खत्म करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी गारंटी स्पेसिफिक है या कंटिन्यूइंग। यदि स्पेसिफिक गारंटी है तो आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन नहीं दे सकते, और यदि कंटिन्यूइंग गारंटी है तो आप आने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए नोटिस ऑफ गारंटी, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बाय श्योरिटीज डेथ। यदि गारंटर की डेथ हो जाती है, श्योरिटी की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो गारंटी अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हम दो बातों की चर्चा करेंगे। डेथ से पहले जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, उसके लिए गारंटी कैसे चलेगी, और डेथ के बाद की ट्रांजैक्शंस के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। यदि डेथ से पहले की ट्रांजैक्शंस हैं तो उसके लिए श्योरिटी की संपत्ति को अटैच किया जाएगा, क्योंकि जो पुरानी ट्रांजैक्शंस हैं, जब श्योरिटी जिंदा था उस टाइम पे उसकी गारंटी वैलिड थी। तो उस टाइम पे उसके जिंदा रहते हुए उसकी लाइफ टाइम में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसके लिए श्योरिटी की संपत्ति जिम्मेदार रहेगी। लेकिन श्योरिटी की डेथ के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी, उसके लिए श्योरिटी की संपत्ति को आप अटैच नहीं कर सकते। ठीक है जी। नाउ द थर्ड केस इज बाय वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है मैम? भाई कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बदलाव कर दिया गया। जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें आपने बदलाव कर दिया, और इस बारे में आपने श्योरिटी को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी, उसको आपने अंधेरे में रखा। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद श्योरिटी की जानकारी के बिना क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी शर्तों में किसी तरह का कोई बदलाव किया जाए और श्योरिटी को इस बारे में जानकारी ना हो, तो श्योरिटी की जो जिम्मेदारी है उससे वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है जी, उसको बताना जरूरी है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में आपने बदलाव किया और श्योरिटी की सहमति से किया, तो ऐसे में श्योरिटी की लाइबिलिटी जारी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने 3 लोगों का एग्जाम्पल लिया है, अमर, अकबर एंड एंथनी। जहां पर अमर जो है वो लोन देता है अकबर को 30,000 का, और इस शर्त पर लोन देने की बात हुई है कि ये जो 30,000 का लोन है, ये अमर अकबर को कौन सी डेट को देगा? 1 मार्च 1998 को देगा। ये बात हुई थी। और इस बात पर जो एंथनी है, उसने अमर को गारंटी भी दे दी थी कि ठीक है, अकबर के बिहाफ पर मैं गारंटी देता हूं कि जो अकबर है वो इस लोन को चुकता कर देगा। लेकिन शर्त क्या थी कि ये जो लोन है, ये अकबर को कब दिया जाएगा? 1 मार्च 1998 को दिया जाएगा। लेकिन एंथनी श्योरिटी से पूछे बिना, श्योरिटी की जानकारी के बिना, अमर ने अकबर को लोन इस डेट से पहले ही दे दिया। कौन सी डेट को दे दिया? 20/2/1998। 20 फरवरी 1998 को लोन दे दिया, जबकि लोन देना कब था? लोन देना था मार्च में। लेकिन उसने लोन पहले ही दे दिया और बिना एंथनी की जानकारी के। सो यहाँ पर क्योंकि एंथनी को जानकारी नहीं थी इस बारे में, और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में हो गया बदलाव बिना एंथनी की जानकारी के, तो यहाँ पर एंथनी जो है वो अपनी लाइबिलिटी से हो जाएगा मुक्त, क्योंकि उसको बदली हुई शर्तों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। Moving towards the next point, we have release of the surety's liability by release or discharge of principal debtor। भाई श्योरिटी की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की रिहाई से खत्म हो जाएगी। जब प्रिंसिपल डेटर की मुख्य लाइबिलिटी है, मुख्य लाइबिलिटी किसकी मानी जाती है? प्रिंसिपल डेटर की। जब प्रिंसिपल डेटर अपनी ही लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, तो क्रेडिटर की लाइबिलिटी तो अपने आप ही, श्योरिटी की लाइबिलिटी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है मैंने, कि यदि क्रेडिटर क्रेडिटर यदि प्रिंसिपल डेटर को अपनी लाइबिलिटी से आजाद कर देता है, कहते हैं ठीक है भाई तू पैसे मत दे, जब उसने प्रिंसिपल डेटर को ही आजाद कर दिया, तो श्योरिटी तो अपनी लाइबिलिटी से अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बी क्रेडिटर था और ए प्रिंसिपल डेटर। ए ने बी से वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर बना के दूंगा, लेकिन इस शर्त पर घर बनाकर दूंगा कि तुम मुझे लकड़ी प्रोवाइड करोगे। घर बनाने के लिए जितनी भी लकड़ी की जरूरत है वो तुम मुझे प्रोवाइड करोगे। और श्योरिटी ने, सी ने ए के घर बनाने के वादे की गारंटी दी कि जो ए है वो बी को टाइम से घर बनाकर दे देगा। लेकिन जो बी है
वो ए को निर्धारित समय पर लकड़ी नहीं उपलब्ध करवा पाया। यहाँ पर क्या ए की गलती है? यदि ए अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, क्या यहाँ पर ए की गलती है? नहीं जी। क्यों नहीं है? क्योंकि बी ने ए को निर्धारित समय पर लकड़ी उपलब्ध नहीं करवाई। सो यहाँ पर यदि ए अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, तो इसमें ए की कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? बी की गलती है। सो यहाँ पर क्योंकि बी निर्धारित समय पर लकड़ी उपलब्ध नहीं कर पाया ए को, जो सी है वो अपनी लाइबिलिटी से हो जाएगा आजाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए की गलती की वजह से प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया, बी की गलती की वजह से नहीं हो पाया, जिस वजह से सी भी अपनी लाइबिलिटी से हो जाएगा आजाद। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आता है एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर। अब देखिए, जो क्रेडिटर है, यदि प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिसमें कि आपस में समझौता कर लें ये लोग, और श्योरिटी को इस बारे में जानकारी ना हो, ए और बी ने आपस में समझौता कर लिया और सी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर की समय सीमा को बढ़ा दे, लोन चुकता करना था 1 महीने के अंदर, और ए ने बी की समय सीमा बढ़ाकर 3 महीने की कर दी, या फिर ये जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर से वादा करे कि मैं तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करूंगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा, और इन तीनों चीजों के बारे में श्योरिटी को किसी तरह की कोई जानकारी ना दी गई हो, तो श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से हो जाएगा मुक्त। कौन कौन से केसेस हैं यहाँ पर? कि यदि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर में समझौता हो जाए और श्योरिटी को जानकारी ना हो, या फिर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर की समय सीमा को बढ़ा दे और इस बारे में श्योरिटी को कोई जानकारी ना हो, या फिर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से वादा करे कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करूंगा और इस बारे में श्योरिटी को कोई जानकारी ना हो, तो ऐसे में जो श्योरिटी है वो अपनी लाइबिलिटी से हो जाता है आजाद। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है सेकंड केस का, समय सीमा वाले केस का, जिसमें कि जो ए है वो लोन देता है बी को 1 लाख का, और उधार चुकाने का जो समय है दैट इज 1 मंथ, लेकिन आपस में डिसाइड हो जाता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में, चल तुम मुझे 3 महीने बाद लोन वापस कर दियो, और इस बारे में वो सी को कुछ नहीं बताते, तो यहाँ पर जो सी है अपनी लाइबिलिटी से हो जाएगा आजाद। लेकिन यदि समय सीमा बढ़ाने के बारे में सी को जानकारी होती तो उसकी लाइबिलिटी खत्म ना होती। मेन बात यह है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उस बारे में श्योरिटी को जानकारी होनी चाहिए। यदि आप श्योरिटी की जानकारी के बिना कुछ भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर रहे हैं या फिर कोई समझौता कर रहे हैं, तो वहां पर जो श्योरिटी है वो जिम्मेदार नहीं रहता। The next point is by the creditors act impairing surety's remedy। भाई यदि क्रेडिटर कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे श्योरिटी को हानि पहुंचे, तो वहां पर श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर लिया? जो सुबोध है वो दिनेश को अमीर चंद के पास नौकरी पर लगवा देता है। अमीर चंद दिनेश को जॉब दे देता है, लेकिन सुबोध की गारंटी पर। और सुबोध क्या गारंटी देता है? दिनेश के अच्छे कैरेक्टर की, कि जो दिनेश है वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और आपके पास अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो सुबोध है वो अमीर चंद से प्रॉमिस लेता है कि तुम दिनेश की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को महीने में 1 बार चेक करोगे, कि जो भी काम दिनेश करेगा, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिनेश बनाएगा, उसको महीने में 1 बार चेक जरूर कर लेना, तभी मेरी गारंटी वैलिड होगी, वरना नहीं। तो अमीर चंद चेकिंग कर पाता नहीं कर पाता, वो उसकी चेकिंग नहीं कर पाता, और दिनेश देखता है कि भाई अमीर चंद ने तो बहुत टाइम से मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग नहीं करी। उसका मन जो है वो कैश देखकर ललचा जाता है
और उसे लगता है कि मेरी बुक्स की चेकिंग तो होती नहीं है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ पैसों का घपला कर लेता हूँ, वो पैसे चुरा लेता है। यहाँ पर जो सुबोध है, क्या लायबल रहेगा? नो, यहाँ पर सुबोध की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अमीर चंद से कहा था कि दिनेश का काम चेक करते रहना, और अमीर चंद अपना वादा पूरा नहीं कर पाता, वो अकाउंट्स की चेकिंग नहीं कर पाता, जिसके चलते दिनेश घपला कर मारता है। सो यहाँ पर क्योंकि क्रेडिटर ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी वजह से श्योरिटी को नुकसान हो रहा है, ऐसे में जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है अमीर चंद की। उसको चाहिए था कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता, उसने क्यों नहीं किया? अमीर चंद की गलती की सजा सुबोध क्यों भुगते? इसीलिए जो सुबोध है, जो कि श्योरिटी है, वो अपनी लायबिलिटी से हो जाएगा आजाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया। नेक्स्ट कम्स द लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर। व्हाट इज सिक्योरिटी? जब आप किसी को लोन देते हैं तो उससे बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेते हैं, उसे कहते हैं सिक्योरिटी। क्रेडिटर ने लोन देते वक्त जो सिक्योरिटी अपने पास रखी थी, वो सिक्योरिटी क्रेडिटर से गुम हो जाती है। वो सिक्योरिटी क्रेडिटर से गुम हो जाती है, या फिर क्रेडिटर उस सिक्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर को वापस कर देता है बिना श्योरिटी की सहमति के। ठीक है जी, क्या कहा मैंने? कि लोन देते वक्त जो सिक्योरिटी उसने गिरवी रखी है, प्रिंसिपल डेटर ने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है, यदि क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी गुम हो जाती है, या फिर क्रेडिटर उस सिक्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर को वापस कर देता है बिना सी की सहमति के, बिना श्योरिटी की सहमति के, तो ऐसे में सी की लायबिलिटी हो जाएगी खत्म। क्या दो चीजें हैं यहाँ पर? या तो सिक्योरिटी गुम हो जाती है, या फिर वो उसे प्रिंसिपल डेटर को वापस कर देता है बिना श्योरिटी की सहमति के। तो यहाँ पर सी की गलती नहीं मानी जाएगी, और जो सी है वो अपनी लायबिलिटी सी हो जाएगा रिहा। एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने? ए लोन देता है बी को और बदले में अपने पास रखता है सिक्योरिटी के तौर पर फर्नीचर। बी का फर्नीचर गिरवी रख लेता है। क्यों रखता है बी का फर्नीचर गिरवी? कि यदि बी किसी टाइम लोन चुकता ना कर पाए तो उसकी सिक्योरिटी को बेचा जा सके। अब ए ने क्या किया? बिना सी की परमिशन के वो फर्नीचर बी को वापस कर दिया, लौटा दिया, बिना सी की परमिशन के। यहाँ पर सी की लायबिलिटी मुक्त हो जाएगी, सी की लायबिलिटी, सी अपनी लायबिलिटी से आजाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी से बिना पूछे क्रेडिटर ने बी को सिक्योरिटी का अमाउंट जो है, सिक्योरिटी का जो एसेट है, वो लौटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ये चीज हम कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपने किसी से गारंटी पाई है लेकिन फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर पाई है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड है, इसे अवैध माना जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट ही अवैध है वहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी तो शुरू हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपने श्योरिटी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया। महत्वपूर्ण तथ्य जो बताने चाहिए थे वो आपने श्योरिटी को नहीं बताए। क्योंकि आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, उन्हें कंसील किया है, इस गारंटी को इनवैलिड, अवैध माना जाएगा। और अवैधता की वजह से श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज गारंटी ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को श्योरिटी। को श्योरिटी कौन होता है? सहायक श्योरिटी। ए ने बी को लोन दिया और सी कहता है कि मैं इस लोन की गारंटी देता हूं, लेकिन मेरी शर्त है। मेरी शर्त क्या है? कि मेरे साथ जो डी है वो भी गारंटी देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन डी ने गारंटी देने से मना कर दिया, सहायक श्योरिटी बनने से मना कर दिया।
यहाँ पर क्योंकि सी की शर्त थी कि डी भी सहायक श्योरिटी बने और डी ने इनकार कर दिया, तो सी की लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। सो यदि श्योरिटी इस शर्त पर गारंटी देता है कि मेरे साथ कोई और व्यक्ति भी गारंटी दे, और वो चौथा व्यक्ति गारंटी देने के लिए मना कर देता है, तो वहां पर जो मेन श्योरिटी है उसकी गारंटी भी शुरू नहीं होती है। सो दिस इज द होल टॉपिक, जहां पर जो श्योरिटी है वो अपनी लाइबिलिटी से आजाद हो जाता है। ऐसे 10 पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं, नोटिस देकर, या फिर श्योरिटी की डेथ पर, या फिर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो कुछ बदलाव करते हैं और बिना श्योरिटी को बताए बदलाव करते हैं, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। यदि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को छोड़ देता है, उसकी लाइबिलिटी को आजाद कर देता है, जब प्रिंसिपल डेटर ही आजाद हो गया तो श्योरिटी अपने आप ही आजाद माना जाएगा। एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, यदि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई समझौता हो जाता है और इस बारे में श्योरिटी को कोई जानकारी नहीं होती, तो श्योरिटी लायबल नहीं माना जाएगा। बाय क्रेडिटर्स एक्ट इम्पेयरिंग श्योरिटीज लायबिलिटी, यदि क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट करे, कोई ऐसा कार्य करे जिस वजह से श्योरिटी को हानि हो, तो श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर ने जो सामान गिरवी रखा है, यदि वो सिक्योरिटी गुम हो जाती है क्रेडिटर से, या फिर क्रेडिटर बिना श्योरिटी से पूछे उस सिक्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर को वापस कर देता है, तो क्रेडिटर की लायबिलिटी, यहाँ पर श्योरिटी की लायबिलिटी को खत्म मान लिया जाएगा। ऐसी गारंटी जो कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर पाई गई हो, उस गारंटी को इनवैलिड, अवैध माना जाता है और वहां पर जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाकर आपने सामने वाले से गारंटी पाई है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, ऐसी गारंटी इनवैलिड है और इसलिए यहाँ पर श्योरिटी की गारंटी खत्म हो जाती है। गारंटी ऑब्टेन्ड ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को श्योरिटीज, यदि मेन श्योरिटी ये चाहता है कि उसके साथ कोई चौथा व्यक्ति आकर श्योरिटी दे और वो व्यक्ति श्योरिटी देने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, तो जो मेन श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी भी शुरू नहीं होगी। So this is today's topic, discharge of surety from liability. This is the most important topic of this chapter. इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, राइट्स ऑफ श्योरिटी। नेक्स्ट सेशन में हम उस टॉपिक को खत्म करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।